बच्चों 10th क्लास। जैसा कि अभी तक हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, है ना। भूगोल के पूरे हमने काफ़ी पूरा एक चैप्टर भूगोल का ख़त्म हो गया है और उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया है, प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन में जितनी भी चीज़ें हैं, उसके खनिज पदार्थ हैं और प्रकृति से मिलने वाली और भी चीज़ें हैं, पर्यावरण है ना, और आंतरिक चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें हैं, जो भी आपको प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, उसका संरक्षण किस तरह से करना, उसको बचाना किस तरह से और उसको संवर्धन मतलब उसको बढ़ाना किस तरह से, इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज से हम नया चैप्टर ले रहे हैं इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ा रहे हैं आर्थिक विकास एवं नियोजन। तो आर्थिक विकास का आर्थिक से संबंध किस चीज़ से होता है, धन से। आर्थिक मीन्स धन। तो आर्थिक विकास में देश का विकास कैसे होगा, जब धन अधिक होगा। तो प्राचीन काल में जो हमारा देश था, तो वो क्या है, बहुत ही साधन संपन्न देश था। प्राचीन काल में जो भारत था वो कैसा देश था, विकसित देश था भारत। क्यों विकसित था, क्योंकि पहले जो होता था हर व्यक्ति मेहनती होता था। दूसरा, हमारी जो आवश्यकताएं जो थी वो सीमित होती थी और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जलवायु और विभिन्न जलवायु थी। प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। क्यों, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, तो प्राकृतिक संसाधन हमारे देश से बहुत ज़्यादा थे और खनिज पदार्थ भी बहुत अधिक थे ज़मीन के अंदर से निकलने वाले। और विभिन्न मौसम की जो दशाएँ थी हमारे यहाँ बहुत अच्छी थी, मतलब हर प्रकार की हमारे यहाँ जलवायु उपलब्ध थी, विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार घाटी नदियाँ, मतलब पूरा साधन संपन्न देश था हमारा, है ना। तो इसीलिए पहले जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, मजबूत थी। हमारा देश कैसा था, विकसित देश था, है ना, विकसित देश था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, उसके बाद से जो उन्होंने हमारे देश का सामान को बाहर ले जाकर उन्होंने बेच दिया और हमारे यहाँ के लोगों से मजदूरी करवाने लगे, जो उन्होंने यहाँ के लोगों से गलत बर्ताव किया और अपने ही लोगों को वो आगे बढ़ाने लगे। हमारे यहाँ के जो भारतीय थे उनसे सेवा उतनी लेते थे और उनको मजदूरी कम देते थे। इस प्रकार अंग्रेजों के आगमन से जो हमारी अर्थव्यवस्था हुई है वो कमज़ोर हुई है। तो देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, जब किसी भी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कैसे होगी, जब हर व्यक्ति को काम मिलेगा। हर व्यक्ति को काम कैसे मिलेगा, जब हमारे देश में इतने अधिक उद्योग हों, इतनी प्राकृतिक चीज़ें हों, उद्योग धंधे हों, कृषि में इतना ज़्यादा काम हो कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके। आज हमारे देश में क्या समस्या है, बेरोजगारी की समस्या। क्यों है ये, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या के बढ़ने से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन की कमी, जनसंख्या की वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो अनेक समस्याओं को जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि होती है तो भूमि का तापमान ही बढ़ जाता है, फसलें भी कम होती हैं, नष्ट होती हैं और पेड़ भी कटते हैं, वर्षा भी कम होती है। इस प्रकार फसलें भी कम होंगी और अनाज कम होगा, देश में आर्थिक व्यवस्था हमारी चौपट होगी, सभी लोग को रोजगार नहीं मिल पाएगा देश में जनसंख्या जब ज़्यादा होगी, है ना। और प्राकृतिक संसाधन भी कटते जाएंगे, कम होते जाएंगे ना, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, हम उसका जब ज़्यादा भी दोहन करेंगे तो वो क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हमको ये सब समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास के बारे में जो प्राचीन जो अर्थशास्त्री थे उनका एक मत नहीं था। सभी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कि प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को विशेष क्या दिया था, स्थान प्राप्त। तो भौतिक संपन्नता मतलब किसी भी व्यक्ति के घर में सभी सामान जो रहते हैं, फ्रिज, कूलर, टेबल, कुर्सी, मतलब साधन संपन्न जो व्यक्ति होता है, सभी सामान होते हैं, उनको विशेष स्थान था। अब जर्मनी व फ्रांस के वाणिज्यवादी विचारक जो थे, कौन से विचारक कहते हैं, ये वाणिज्यवादी विचारक। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था, इनके विचार के अनुसार क्या था कि इन्होंने सोना और चांदी को ही आर्थिक विकास का आधार माना था। अर्थात इनके हिसाब से जिस भी व्यक्ति के पास ज़्यादा सोना है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, बहुत ही मतलब खर्चा बहुत ही कंजूसी से किया करते थे। भले वो 2 टाइम की जगह एक ही टाइम खाएंगे, लेकिन पैसा उनमें बचाने की प्रवृत्ति बहुत हुआ करती थी। आजकल लोग पैसा इतना नहीं बचाते जितना पहले लोग बचाया करते थे। पहले के लोग कहीं ख़त्म हो गए और उनकी संपत्ति धन जो है वो नीचे उनके मकान के अंदर गड़ा हुआ मिला, लेकिन जीते जी वो कंजूसी के मारे ख़त्म हो गए, मर गए, लेकिन उन्होंने अपना अच्छे से खाया पिया नहीं।
मतलब पहले लोगों में क्या थी, जमा करने की जो प्रवृत्ति थी वो ज़्यादा थी, और लोग इसी प्रकार उन पैसों से सोना और चांदी को खरीदा करते थे। क्यों? क्योंकि सोना चांदी ऐसी चीज़ है जो कि बदले में हमको उसके बदले में पैसा मिलता ही है, तो लोग सोना और चांदी में बहुत ज़्यादा निवेश किया करते थे। तो सोना और चांदी, तो बड़ीवादी विचारक का क्या कहना है कि उन्होंने कहा है कि विकास का आधार क्या है, जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में सोना एवं चांदी है वही क्या है, विकसित है। बड़ीवादी फ्रांस और जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे उनका क्या कहना था, फ्रांस के वैज्ञानिकों का, कि जिनके पास बहुत अधिक सोना एवं चांदी है वही क्या है, वही विकसित है, मतलब वही विकास का आधार उसको मानते थे। अब प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे उनका क्या कहना था, एडम स्मिथ का क्या विचार था कि किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि आर्थिक विकास है। एडम स्मिथ ने कहा किसी भी देश में वस्तुओं, मतलब जो वस्तुएं सामान बाजार में बनती है उनका अधिक से अधिक निर्माण हो, तो वो अधिक से अधिक जब वस्तुएं बिकेंगी तो सेवा में वृद्धि होगी, मतलब जो लोग जो काम करेंगे उनकी सेवा में वृद्धि, जैसे कि परिवहन क्षेत्र में वृद्धि होगी, तो जो सेवा में वृद्धि होगी उनके हिसाब से आर्थिक विकास यही है। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि समाजवाद की स्थापना कोई उन्होंने आर्थिक विकास, मतलब उन्होंने कहा कि एक अच्छा समाज, एक अच्छे समाज का जो निर्माण होगा, अर्थात उन्होंने इसे ही आर्थिक विकास का आधार मान लिया था। परंतु सबसे भिन्न J.S. मिल ने क्या कहा था कि लोक कल्याण व आर्थिक विकास के लिए क्या करने वाला था, लोक कल्याण व आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत को अपनाने पर इन्होंने बल दिया था। मतलब सहकारिता का सिद्धांत, मतलब कि जो जहाँ पे कंपनी, मतलब सरकार मालिक होती है और जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो जो मालिक होते हैं सहकारिता के अंतर्गत, वो जब कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो इसे अपनाने को उन्होंने ही आर्थिक विकास माना था। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी क्या कहा था, आर्थिक कल्याण, अर्थात जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक, मतलब वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होगी, आर्थिक कल्याण को ही उन्होंने क्या विशेष महत्व दिया था। तो अब हमने क्या पढ़ा, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार, ये क्या पढ़े हमने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विकास के संबंध में अपने अलग अलग विचार रखे हैं, इसे हमने पढ़ लिया। अब विकास के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। अब विकास ऐसा तो नहीं है कि आज हो जाए कल ना हो, विकास तो यदि करना है, यदि हमारे भारत देश में विकास की प्रक्रिया यदि लागू होगी तो उसको क्या होती है, ये सतत प्रक्रिया है। क्या होती है ये सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को सतत प्रक्रिया कहते हैं। जैसे किसी भी कारखाने या किसी भी कंपनी का हमने वो खोला है, कारखाना खोला है, तो सिर्फ एक ही दिन थोड़ी नहीं चलेगा, वो क्या निरंतर चलेगा ना, तभी तो उसमें माल का उत्पादन होगा। अर्थात ये क्या है विकास के प्रमुख लक्षण, पहला क्या है सतत प्रक्रिया, दूसरा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब जब अधिक उत्पादन होगा और उसमें अधिक श्रमिक लोग काम करेंगे, जब अधिक श्रमिक काम करेंगे तो उनमें क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। मतलब हर व्यक्ति को जब रोजगार मिलेगा तो वो क्या करेगा, जब हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो वो उसमें से कुछ जो है पैसा वो क्या करेगा, टैक्स के रूप में सरकार को देगा। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो कुल राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, है ना। अब ये हो गया राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब तीसरा हम पढ़ते दीर्घकालीन प्रक्रिया, मतलब कोई भी जो विकास की अवधि होती है, तो लघु जो बड़े उद्योग को ले जाते हैं, तो वो जो बृहद उद्योग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित की जाती है, तो वो केवल एक दिन नहीं चलती, वो कई साल के लिए स्थापित की जाती है। मतलब वो मतलब हमेशा उनमें जो है वो मतलब वस्तुओं का निर्माण जो होता रहता है, मशीनों का संचालन होता रहता है, मतलब ये सालों साल के लिए, 50 साल के लिए, मतलब हमेशा उनमें उद्योग धंधा के स्थापित रहता ही है, मतलब हमेशा वो वस्तुओं का निर्माण करती हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि आज यदि आपने कारखाना खोला तो वो कल बंद हो जाए, ऐसा नहीं। तो वो जो लंबे समय तक कारखाना चलता रहता है, उद्योग धंधे चलते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे चौथा, संसाधन का समुचित विद्वहन। मतलब हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमको नेचुरल चीज़ें मिली है, उनका यदि हम उचित तरीके से उपयोग करें, मतलब उसको फालतू ना खर्च करें, उसका उपयोग हम उचित तरीके से करें, तो हमको अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। जो हमको नेचुरल चीज़ें वातावरण में हमको मिली हैं, पेड़ पौधे, इतने तरह के आयुर्वेदिक चीज़ें मिली हैं, कत्था, गोंद, शीशम की लकड़ियाँ, जो लकड़ी मिली, यदि उनका प्रयोग हम अच्छा फर्नीचर बना के उनको विक्रय करने में करते हैं, और
गोंद का प्रयोग सही जगह करते हैं, मतलब उद्योग का निर्माण करते हैं, फालतू वो चीज़ वेस्ट नहीं हो जाती, जूट इत्यादि पौधे। तो जो संसाधन हमारे नेचुरल प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, भूमि हो गया, मृदा हो गई, मिट्टी हो गई, जल हो गया, सभी जो संसाधन जो है जो हमको प्राप्त हुए, खनिज पदार्थ, इन सब का यदि हम समुचित उपयोग करते हैं तो क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, अब हम करते हैं समुचित विरोध, मतलब अच्छी तरीके से उसका उपयोग। अब जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति, कौन सा है 5वां पॉइंट, जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। अब जीवन स्तर व्यक्ति का कैसे सुधरेगा, किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, जब उसको रोजगार मिलेगा, उसको कोई काम मिलेगा। जब व्यक्ति को काम मिलेगा तो क्या होगा, जब एक व्यक्ति काम करेगा कई व्यक्ति काम करेंगे। अब जब इस तरह से कई लोग काम करेंगे तो पूरा समाज को काम मिलेगा, समाज को काम मिलेगा अर्थात समाज का कल्याण होगा और उन्नति होगी। हर व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जब उसको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिलेंगे, खाने के लिए अच्छा अनाज मिलेगा, रहने के लिए उसे मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सरकार द्वारा विभिन्न जो योजनाएं चालू की जाती है जन कल्याण हेतु, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा, है ना, जो सरकार किसके लिए चलाती है, जनता के लिए, आम जनता के लिए ना, स्वास्थ्य सुविधा चलाती है, जैसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप इत्यादि पिलाना, प्राथमिक चिकित्सा, वृद्ध लोग को फ्री मतलब इलाज, है ना। तो जो सरकारी जो काम करने वाले हैं, जो नौकरी केंद्रीय कर्मचारी, उनको जो है फ्री जो इलाज। तो सरकार की जो योजना होती है स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति, बच्चों की 5वीं मतलब शिक्षा फ्री मतलब होना, मुफ्त होना, गरीब बच्चों की शिक्षा फ्री होना, तो इस तरह की जब योजना होती है तो उसका जनता को यदि लाभ यदि उससे हो तो क्या होगा, जीवन स्तर और समाज कल्याण में क्या होगी, उन्नति होगी। मतलब उनका जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा उठेगा और जीवन स्तर जब ऊंचा उठेगा तो उससे क्या होगा, समाज के कल्याण में वृद्धि होगी। तो आज आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, पहला सतत प्रक्रिया, दूसरा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तीसरा दीर्घकालीन प्रक्रिया, चौथा संसाधन का समुचित विदोहन मतलब समुचित उपयोग, और पांचवा जीवन स्तर व समाज कल्याण में उन्नति। तो ये है आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण। अब एक विकास की जो अवधारणा जो हमने पढ़ी कि विकास के लिए प्रमुख जो अर्थशास्त्री थे सबका अपना अलग अलग विचार था। किसी ने आर्थिक कल्याण को बोला है विकास का आधार, किसी ने जन कल्याण को बोला विकास का आधार, किसी ने सेवाओं में वृद्धि को बोला विकास का अधिकार, विकास का आधार, तो किसी ने जिसके पास सोना और चांदी अधिक मात्रा में है उसको बोला विकास का आधार, तो किसी ने बोला कि जिसके पास भौतिक संसाधन ज़्यादा मात्रा में है उसको आर्थिक कल्याण बनाना है। लेकिन कुल देखा जाए तो आर्थिक विकास तब है जब हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। तो कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आवश्यक है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तभी होगी जब हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, है ना। तो ये आज हमने पूरा पढ़ लिया विकास की अवधारणा और विकास के प्रमुख लक्षण, अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है ना। इसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।